हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 3, मोल अवधारणा। देखना, ये मोल अवधारणा जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरी केमिस्ट्री यानी जब तक केमिस्ट्री चलती है तब तक हमारी मोल शब्द काम में आते हैं। क्योंकि मोल शब्द के बिना हम किसी भी विलयन या पदार्थ की सांद्रता को मेजर नहीं कर सकते। यानी कि कितना अमाउंट, कितनी मात्रा पदार्थ की ले रहे हैं, क्योंकि सांद्रता यानी विलयन जो भी कुछ बनाया जाता है, पदार्थ को मेजर किया जाता है, कितना लिया जा रहा है, कितना तोलना है, कितना विलयन बनाना है, उन सभी के लिए मोल की मात्रा होना जरूरी है। यानी कि हम विदाउट मोल, बिना मोल के किसी भी विलयन की कल्पना भी नहीं कर सकते, और इस केमिस्ट्री के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं उनको हम सोल्व भी नहीं कर सकते विदाउट मोल के आधार पर। तो हमें मोल अगर समझ में आ गया तो लगभग हमारी 10% जो केमिस्ट्री है वो समझ में आ जाती है। यानी कि मोल क्यों शब्द यूज में लिया गया, ये मोल है क्या, ये इसी के बारे में हमें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। यानी कि मोल अवधारणा यानी कि मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर हम मोस्ट ऑफ द केसेस में जो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं आंकिक प्रश्न, वो हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि होता क्या, कैसे, जैसे अगर हमें कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के अंदर मिलाना है, और हमने जब किसी दूसरे पदार्थ के अंदर उस पहले पदार्थ को मिला दिया तो उसमें कितना उसकी मात्रा मिक्स हुई है, यानी कि उसकी सांद्रता कितनी है, वो हमें मोल के आधार पर बतानी होती है। हम मोल को कैसे समझे, इसको समझने के लिए चलो हम पहले थोड़ी सी एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो है क्या। देखना, मोल को समझने से पहले हम ये बता देते हैं कि आज अगर हम किसी भी पदार्थ को मापते हैं, यानी किसी की पदार्थ की मात्रा को अगर अमाउंट को मेजर किया जाता है, मापा जाता है, तो किस बेसिस पर। जैसे अगर हम सीधा सीधा सा कहें कि अगर गेहूं की अगर एक बोरी होती है तो हम कह देते हैं कि 1 क्विंटल, यानी कि हम सीधा सा कह दिया कि वो 100 किलोग्राम के बराबर होता है। लेकिन अगर हम यूं कहें 1 टन, तो बराबर 1000 किलोग्राम के बराबर है। अगर हम यूं कह दें कि 1 दर्जन, यानी कि हम कह देते हैं 12, जो भी कुछ हो सकती है 12 वस्तु। अगर हम 1 दर्जन केले लेके आते हैं तो 12 केले, अगर हम 1 दर्जन चेयर लेके आते हैं तो 12 चेयर, तो 12 दैट मीन्स 1 दर्जन को अमाउंट को फिक्स किया जा रहा है। लेकिन अगर हमारे सामने एक क्वेश्चन ये उठ जाता है कि अगर 1 मोल कह दिया जाए तो ये कितने के बराबर होगा। हर एक वर्ड यानी कि पदार्थ की अगर मात्रा अगर हम कह दें 1 मोल है तो कितनी मात्रा हुई, ये हम कह ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते क्या है। तो ये 1 मोल शब्द है क्या, ये मोल अवधारणा के बेसिस पर हम इसको समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो मोल शब्द के बारे में अगर मैं छोटी मोटी सी जानकारी दूं तो ये होता है कि मोल शब्द जो बना है हमारा, वो ग्रीक भाषा से लिया गया, ग्रीक या लैटिन भाषा कह सकते हैं, जिसका मतलब किससे लिया गया है, मोलस से, मोलस। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। ठीक है, मोलस का मतलब ग्रीक लैंग्वेज के जो पर्सन होते हैं, लोग जो होते हैं, वो मोलस को कहते हैं, ढेर को मोलस कह दिया जाता है। तो यहाँ इसी ढेर के शब्द की वजह से मोल शब्द की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ ढेर को अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो हम यूं कह सकते हैं, ढेर किसी भी चीज का जो होता है वो किसी न किसी बहुत ज्यादा मात्रा में अगर कोई पदार्थ है तभी ढेर बनता है। अगर मैं 1 या 2 3 कॉइन ले लूं तो ढेर नहीं बनने वाला। मुझे हजारों या हजारों की संख्या में अगर कॉइन लेते हैं तो वहां क्या बन जाता है, ढेर बन जाता है। तो सीधी सी बात है, ढेर का बन जाता है। अगर जैसे हमने कहा कि हमने 2-3 कॉइन ले लिए, सिक्के ले लिए, तो उससे ढेर नहीं बनने वाला। बहुत सारे जो सिक्के या कॉइन्स होते हैं, हम उन सभी को मिला दे तो एक इतना बड़ा ढेर बन जाता है। तो इसमें कितनी मात्रा है, तो हम उस मात्रा को अगर काउंट कर देते हैं तो वो मात्रा कहलाती है मोल। तो सीधी सी बात है, अगर हम मोल को कहें तो ये कहेंगे ये किसी भी पदार्थ की मात्रा होगी, और वो कितनी मात्रा होगी, वो इतनी मात्रा होगी
कि जब उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए तो वहां उसका ढेर बन जाएगा, इतनी मात्रा होगी। तो पदार्थ की मात्रा को मापन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? मोल का। और मोल को सिंबल होता है स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब ये मोल है क्या? ठीक है, तो अब हम इसके बारे में अगर समझे कि ये मोल यानी पदार्थ की मात्रा, ढेर, किस चीज का ढेर, तो हम यहाँ पर कहें कि हमारे सामने जितने भी सारे पदार्थ हैं उन पदार्थ के हमारे सामने क्या है? हमें पता है पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? वो होता है कण से मिलकर बना होता है। कण पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम या छोटी से छोटी इकाई होती है, उसको कण कहते हैं। ठीक है, कण किस किस रूप में हो सकते हैं? या तो परमाणु हो सकते हैं, या अणु हो सकते हैं, या आयन के रूप में हो सकते हैं। ये कण, हम तीनों ही चीजों को सम्मिलित रूप से कण कह देते हैं। तो अगर जहां कहीं कण यानी पार्टिकल्स अगर इतने ज्यादा हैं, इतने सारे पार्टिकल्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका ढेर बन जाता है, और उसी पार्टिकल्स के ढेर को हम कहते हैं एक मोल। लेकिन फिर भी हमारे सामने अभी यही क्वेश्चन उठ रहा है कि मात्रा कितनी है, कितनी चीजों से या कितनी अमाउंट से ये ढेर बन रहा है। तो हम उसको समझ लेते हैं आराम से कि सीधी सी बात ये ध्यान रखना है कि पदार्थ कण से मिलकर बना है, और कणों की जितनी ज्यादा संख्या होगी वो पदार्थ की मात्रा कहलाएगी। तो एक हम यूं कहें कि यहां कितनी मात्रा ली जाए। ठीक है, तो इसकी मात्रा को सीधा सीधा सा समझने के लिए हम यूं कह देते हैं कि एक मोल बराबर कितना होगा। ठीक है, तो एक मोल को समझने के लिए सबसे पहले ये मोल अवधारणा जो प्रतिपादित की गई, ये आवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित की गई। ठीक है, एक मोल का अगर मैं बताऊं सीधी सा है कि ये बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर। ठीक है, कितना है? एक मोल बराबर हो जाता है 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर। अब ये जो संख्या है, इतनी मात्रा अगर किसी भी चीज की इकट्ठी हो जाती है, किसी भी कण के इतने सारे कण जब इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि कण लिख देता हूं मैं, जब इतने सारे कण इकट्ठे हो जाएंगे तो यहां पर उस पदार्थ की मात्रा जो उसका एक ढेर बन जाता है, और इसी मात्रा को एक मोल कहा जा रहा है। तो जहां कहीं पर भी एक मोल लिखा जाए, यानी एक मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23 एक मोल। ठीक है, चूंकि ये वाली जो संख्या है, ये संख्या बताई गई आवोगाद्रो के द्वारा, इसलिए इस संख्या को आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, आवोगाद्रो नंबर। तो यहां पर इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा? NA से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, NA यानी कि नंबर ऑफ आवोगाद्रो। आवोगाद्रो संख्या क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23 ये आवोगाद्रो संख्या। बस अब हमें इतना सा ही याद रखना है, एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 10⁻23 जो है वो एक मोल कहला रही। अब ये जो संख्या किसने दी? आवोगाद्रो ने, इसलिए संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। फिर भी एक बात दिमाग में रह जाती है कि ये आवोगाद्रो संख्या जो है आवोगाद्रो ने प्रतिपादित तो की, लेकिन क्या सर उसने ये गिना होगा इतनी संख्या को? नहीं, इतनी संख्या को गिना नहीं है। ये क्या संख्या उनके दिमाग में कहां से, क्या उनके सपने में आई थी कि ये इतनी संख्या होती है? अरे नहीं, इतनी संख्या को उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया तो हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक मोल की संख्या को समझने के लिए आवोगाद्रो ने क्या प्रैक्टिकल किया होगा तो हम उसको समझना है। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है कि एक मोल बराबर इतना होता है Na। ठीक है, तो जहां कहीं पर भी हम क्या लिख दें कि एक मोल कार्बन, इसका मतलब क्या हो जाएगा?
1 मोल कार्बन बराबर हो जाता है Na कार्बन। ठीक है, 1 मोल केले बराबर कितने हो जाते हैं Na केले। 1 मोल अगर हम कह देते हैं क्लोरीन आयन तो कितने आयन NaCl आयन। 1 मोल अगर हमने कह दिया कार तो कितनी कार होगी Na कार। तो मतलब जहां कहीं पर भी कोई कह दे 1 मोल बराबर कितना हो जाएगा, चुटकी से जवाब देना है हमें Na के बराबर। और Na कितना होता है ये हमें पता है 6.023 × 10⁻23। बस सिर्फ इतना सा याद रखना है Na ये है। तो Na का मतलब ही ये है। और 1 मोल बराबर क्या हो जाता है 1 मोल, मैं ध्यान रखना मैं 1 की बात कर रहा हूं, अभी 2-3 मोल हमने नहीं कहा। 1 मोल बराबर Na। अब ये Na यानी नंबर ऑफ अवोगाद्रो, ध्यान ये रखना है यहाँ Na में एक कैपिटल है ना कि स्मॉल। अगर Na में लिख देता हूं तो ये तो होता है सोडियम, हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम ये लिखेंगे। तो अब ये नंबर कहां से आए, ठीक है। तो 1 मोल बराबर इतनी सारी चीजें ये हमें नोट करनी, ठीक है। अब हम क्या कहें कि जैसे ये वाली संख्या कहां से आई, अवोगाद्रो के दिमाग में ये वाली संख्या कहां से आई, क्या उन्होंने इतने सारे कण को गिना होगा। अगर आप सपोज करो कि ये वाली संख्या कितनी होती है, मैं बता देता हूं कितनी है। ये वैल्यू जो आ रही है पावर, अगर हम यहाँ कहीं लिखे, अगर 10⁻³ लिखते हैं तो ध्यान रखना वो होता है 1 2 3 इतना होता है। अगर मैं लिखता हूँ 10⁵ तो वो इतना होता है 1 2 3 4 5 ये। तो नंबर जितने जीरो है उतना वहां लिखा जाए। तो अब ये देखो अगर 10⁻23 है तो कितने हो जाएंगे, तो बस जीरो कितने लगाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 फिर 23 और यहाँ हमारा 6 पॉइंट ना होकर 0 2 3 इतने कण, कितने इतने सारे कण वो मिलकर कितने बराबर होते हैं हमारे 1 मोल के बराबर। ठीक है, ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है ये, हम इस संख्या को सोच भी नहीं सकते। तो इतनी बड़ी संख्या को अवोगाद्रो ने कैसे कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। तो इस संख्या को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया उसने, कुछ अलग तरीके से अपनाया था। वो तरीका क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो हम यहां कहेंगे कि मोल के बारे में कैसे पता चला। तो अवोगाद्रो ने शुरू में क्या किया कि उसको ये तो पता था कि कार्बन का जो एक आइसोटोप होता है C12, इसको हम लिखते हैं C12। ये कार्बन 12 लिखा, इसका मतलब हुआ कार्बन 12 समस्थानिक। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं C12, C13 और C14। C12, C13, C14 की 3 समस्थानिक है और सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ये वाला, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं C12 आइसोटोप यानी कार्बन 12 समस्थानिक का। तो पहले ये तो पता था कि कार्बन 12 जो होता है उसका जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार ये पता किया गया, ये 12 ग्राम होता है। ठीक है, ये होता है 12 ग्राम। ये किससे पता किया गया, एक स्पेक्ट्रोमीटर मशीन होती है जिसके अंदर किसी सैंपल को रख देते हैं तो उसका वजन इतना निकल जाता है। ठीक है, तो कार्बन जो है उसका परमाणु भार ये कितना निकला था 12 ग्राम निकला। यानी कि 1 मोल जब लिया, 1 मोल कार्बन 12 तो उसका वजन कितना निकला 12 ग्राम। ये पता है क्या, मतलब यूं कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर में जब देखा तो 1 मोल का वजन 12 ग्राम था। ठीक है, तो यहां पर 1 मोल का वजन इतना पता चल गया। तो अब उसमें इस मशीन से ये भी पता चल जाता है कि एक परमाणु पर वजन कितना होगा। शायद इसके अंदर कितने बहुत सारे परमाणु, हम कहते हैं अनेक परमाणु, या मैं यूं कह सकता हूं कण। ठीक है, पर्टिकुलर कण शब्द का यूज करा जिसमें परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। तो अनेक कण की कार्बन 12 का वजन कितना था 12 ग्राम था। ठीक है, अनेक कण का।
तो अब एक कण का कितना हो जाएगा, एक कण का वजन कितना हो जाएगा वो पता करना था। तो इस मशीन से इसका वजन भी पता चल गया। इसका वजन जो था वो पता चला 1.992648 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। इस मशीन से पता चल जाता है कितना वजन होता है। ठीक है, तो इस मशीन से ये तो पता चल गया कि एक सैंपल लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, और उसमें ले लिया कितना 12 ग्राम, 12 ग्राम ले लिया, और 12 ग्राम बराबर होता है 1 मोल। ठीक है, ये पहले से खोज हो रखी थी कि जिस किसी भी तत्व का परमाणु भार जो होगा वो परमाणु भार उसका परमाणु भार 1 मोल के बराबर होता है। जैसे कार्बन की 1 मोल का कितना हो जाएगा, कार्बन की 1 मोल कार्बन का वेट कितना हो जाएगा परमाणु भार उसका 12 ग्राम। ठीक है, ये पहले से ही प्रूफ है। तो हम कह सकते हैं कि उसने 1 मोल कार्बन का कितना वजन लिखा था 12, तो उसने इस मशीन के द्वारा उस कार्बन ये 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने भी कण थे उन सबका वजन इसका मतलब 12 ग्राम था, यानी कि उसमें अनेक कण थे उनका वजन 12 ग्राम था। तो एक कण का वजन पता किया तो कितना मिला, ये वाला। इस नंबर को ध्यान रखना 1.992648 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम, ये एक कण का वजन मिला। ठीक है, तो अब यहां पर जब एक कण का वजन ये मिला है तो इसके आधार पर उसने जितने कण हैं, अब यूं कह देंगे कि एक कण का वजन इतना है तो अनेक कण का वजन इतना होगा। तो अनेक कण कितने हम निकाल सकते हैं, भाई वो वाला फॉर्मूला लगाते ना कि अगर एक पेन का मूल्य 10 रुपए है तो 10 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा। वो एक नियम यूनिट लो लगता है कि अगर से हम कहते हैं कि अगर 5 पेन का मूल्य अगर 20 रुपए है, ठीक है, 5 पेन का मूल्य अगर 20 रुपए है तो 20 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, सीधा सा कहते थे 20 ये वैल्यू जो होती है वो डिवाइड में आती है, यानी 5 और इंटू 20। तो यहां पर अगर हम कट कर दें तो ये और 20 इंटू 4 यानी 80। तो ये कॉन्सेप्ट हम क्या लगा देते हैं कि अगर एक कण का वजन इतना है तो कितने कण का वजन 12 ग्राम होगा, यही होगा। एक कण का वजन इतना है तो कितने कण का वजन 12 ग्राम होगा, बस वो कणों की संख्या से पता लगाई जा सकती है। तो हम लगा सकते हैं इसका, कैसे देखना, हम यूं लिख सकते हैं कि 6 पॉइंट यानी कि ये वाली 1.99264 इंटू 10⁻⁻23 जो वजन होता है, भार कार्बन के परमाणु यानी कि एक परमाणु का, ध्यान रखना इतना वजन कार्बन के कितने परमाणु होगा, एक परमाणु का। इसलिए कितने परमाणुओं का यानी 12 ग्राम भार कितने कार्बन परमाणुओं का होगा, ये होगा। एक कण का भार यानी इतना है, यानी हमने कहते तो 12 ग्राम कितने परमाणुओं का यानी कितने कणों का हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड, ये वाली संख्या नीचे लिखेंगे तो यहाँ 1.99264 इंटू 10⁻23 और ये उस वाली संख्या को हम यहाँ लिख देते हैं 12। ठीक है, और जब हम इस पूरी इक्वेशन को यहाँ जब सोल्व करेंगे, इस पूरी चीज को सब सोल्व करते हैं तो आता है हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 इतना है। ठीक है, तो ये जो संख्या आई थी 1 मोल की वो यहां से पता चली कि एक कण का द्रव्यमान यानी भार इतना था तो इतने कण का द्रव्यमान 12 ग्राम हो जाएगा। तो वो यही तो कहा था 1 मोल के अंदर 12 ग्राम, तो उसने कह दिया 1 मोल के अंदर कितने परमाणु हो जाएंगे 6.023 इंटू 10⁻23। तो उसने कहा 1 मोल का वजन 12 ग्राम है तो अनेक कण का मतलब क्या हुआ 6.023 इंटू 10⁻23 कण का कार्बन 12 का भार 12 ग्राम होगा।
ठीक है, तो ये वजन हम यहाँ से निकला। तो अवोगाद्रो ने ये संख्या कहाँ से प्राप्त की, इस जगह से प्राप्त की, इस तरह से कैलकुलेशन किया। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि 1 मोल बराबर इतना होता है, 1 मोल बराबर Na, 1 मोल सोडियम बराबर Na सोडियम, 1 मोल कार बराबर Na कार, तो जितने भी सारे 1 मोल बराबर Na, ये हमने लिख लिया है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। अब हम इसके अंदर एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, यानी कि इस मोल के बारे में ये हमारे काम कहाँ आता है। ठीक है, तो एक छोटा सा ध्यान रखना कि 1 मोल के अंदर, मोल में कणों की संख्या, कणों की संख्या वो कितनी हो जाएगी हमारे 6.023 × 10⁻23। ठीक है, ये इतनी संख्या है 1 मोल। तो मतलब अगर मैं कहूं 1 मोल अगर NaCl, तो कितने NaCl हो जाएंगे 6.023 × 10⁻23 NaCl। ये क्या है, अणु है। अगर मैं कहूं 1 मोल क्लोरीन माइनस, तो कितने हो जाएंगे 6.023 × 10⁻23 Cl माइनस। अगर हम कह देते 1 मोल CO2 बराबर कितना हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 CO2। तो मोल की जगह हमें क्या लिखना है, सिर्फ ये। तो एक तो ऐसा कैसे, मोल का मतलब ये, CO2 ऐसा कैसे, मोल ये Cl ऐसा कैसे, मोल ये NaCl ऐसा कैसे, तो ये हमें इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कणों की संख्या हम सब कुछ ये बता सकते हैं। अभी भी हम ये कहें कि किसी किसी जगह ये डाउट है कि सर कितनी बड़ी संख्या है। वास्तव में अगर हमें किसी संख्या का पता करना है तो जब तक पैसे के बारे में पता ना चले तब तक हम कह ही नहीं सकते कि हम संख्या पता ही नहीं चल रही। हाँ, अगर हम यूँ पूछे कि सर 20 बड़ा या 100 बड़ा, तो हम कह देते हैं कि 100 रुपये ज़्यादा होते हैं इसलिए 100 बड़ा है और 20। तो सेम टू सेम अगर मैं ये कहूँ कि इस संख्या के बारे में कहा जाए कि 6.023 × 10⁻23 ये संख्या कितनी बड़ी है, तो इस संख्या का हिसाब अगर हम पैसे में लगाए, मैं कह दूँ 1 मोल पैसे कितने होते हैं 6.023 × 10⁻23 पैसे। ठीक है, 1 मोल रुपए कितने हो गए 6.023 × 10⁻23 रुपए। अगर 1 मोल डॉलर यानी 6.023 × 10⁻23 डॉलर, ये संख्या बहुत बड़ी है। ठीक है, अगर जैसे मैं ये कह दूं कि हम पर डे के अंदर कितना खर्च कर देते हैं पैसे या कितने रुपए, अगर तो हम कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सोच ही इतनी है कि 100 रुपये 200 रुपये खर्च कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो 10-20 रुपये खर्च कर देते हैं। तो ये पैसे जो खर्च करते हैं, रुपए जो खर्च करते हैं, मैं मान लेता हूं कि हम पर सेकंड मान लेते हैं, माना कि हम 10 लाख रुपए प्रति सेकंड खर्च करें। ध्यान देना इस पॉइंट पर, प्रति सेकंड यानी 10 लाख रुपए प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 10 लाख रुपए, सर ये तो बहुत बड़ी बात होगी, हम जिंदगी भर में 10 लाख रुपए खर्च नहीं कर पाएंगे। अरे भाई नहीं, आराम से खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये बताऊं कि अगर हम 1 सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च करें, तो अब देखना 10 लाख का मतलब क्या हो जाता है, हम कह सकते हैं ये 10 लाख। ठीक है, तो यहां पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻1 2 3 4 5 6 10⁻6 रुपए। ठीक है, तो 10 लाख बराबर हो सकते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि 1 सेकंड के अंदर अगर इतने पैसे खर्च करें तो 1 दिन में कितना खर्च कर देंगे, तो हम कह सकते हैं तो 10⁻6 प्रति सेकंड खर्च किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसको 1 मिनट में कितने खर्च कर देंगे, 700 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हम इसको मिनट में चेंज कर सकते हैं, तो 1 मिनट में हम इतने खर्च कर देंगे। अगर हम कहें 1 घंटे में कितने खर्च करें, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 मिनट के अंदर इतने हो गए। ठीक है, तो अब 1 मिनट में अगर इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट।
तो हमने उसको घंटे में चेंज कर दिया, तो 1 घंटे में हम इतने पैसे खर्च कर देंगे। और अगर हम कह दें कि इसको अगर 1 घंटे में इतने खर्च किए जा रहे तो 1 दिन में कितने खर्च कर दिए जाएंगे, तो ये 24 घंटे होते हैं 1 दिन के अंदर, तो यहाँ पर 1 दिन के अंदर 24 घंटे हैं, तो हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर हम कहें कि नहीं 1 महीने में, तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो यहाँ 1 महीने में हम इतने खर्च कर देंगे। और अगर हमने कह दिया कि नहीं 1 साल में कितने खर्च कर देंगे, तो हमारे पास 12 महीने, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। और अगर हम कहते हैं कि हम तो 100 साल जीते हैं, तो 100 साल 100 वर्ष, तो हम अपनी जिंदगी में कितने पैसे खर्च कर दें, इतने सारे। मल्टीप्लाई कर लेना इसको। इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगर 100 साल तक हम पर सेकंड 10 लाख रुपए खर्च करें, तो इतने सारे रुपए को खर्च करने में हमें 3 जन्म लग जाएंगे। यानी कितने साल, 300 वर्ष लग जाएंगे। यानी कि दूसरा जन्म और लेंगे फिर भी इतने पैसे खर्च करें, तीसरा जन्म और लेंगे तो भी इतना पैसे खर्च करें, तो भी ये पैसे खर्च नहीं होंगे। इतना बड़ा अमाउंट है ये। तो सपोज करो, देखो मानो कितनी बड़ी संख्या है, तो अब इतनी बड़ी संख्या जब इकट्ठी होगी तो सीधी सी बात ढेर तो बनेगा। तो इसीलिए हम यहाँ कह देंगे 1 मोल इतना होता है। ये बहुत बड़ी संख्या, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारे सामने मोल का जो है वो पता चल गया होगा कि शायद मोल से रिलेटेड अगर हमें कुछ पूछे तो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पदार्थ की मात्रा को किसमें व्यक्त किया जाएगा, मोल के अंदर। ये एक ऐसा ही मात्रक है। ये ऐसा ही क्या होता है, हम इसके आगे वाले वीडियो डिस्कस कर देंगे कि वहाँ ये क्या है। तो ये एक ऐसा ही मात्रक है मोल, जिसको एन से, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो पदार्थ की मात्रा को मोल से, तो 1 मोल बराबर हम कह सकते हैं, 1 मोल हमारा हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 यानी कि Na के बराबर, ठीक है। तो हम यूँ कह देंगे। अगर हमसे कोई ये पूछ ले तो मोल को कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब एक सीधा सा है यहाँ पर कि मोल अगर हम लिखें मोल, ठीक है। अगर मोल से अगर हमें कणों की संख्या पता लगानी है, कणों की संख्या, मैंने बताया कण का मतलब परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तो यहाँ पर 1 मोल का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हमें 1 मोल दिया हुआ है, किसी ने हमसे पूछ लिया कि इसके अंदर कितने कण हैं, तो कणों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करेंगे कि हमें अगर मोल दिया हुआ है तो उसको किससे गुणा कर दो, Na से गुणा कर देना, ठीक है। एक सीधी सी ट्रिक बता रहा हूँ, सीधी सी हमारे पास ये ट्रिक है कि हम पता लगा सकते हैं कि अगर हमें ये पता है तो अगर 1 मोल को Na से, Na का मतलब ये उस वाली संख्या, इससे अगर गुणा कर दोगे तो उसमें कणों की संख्या पता चल जाएगी। और अगर कणों की संख्या दे रखी है और अगर हमें मोल निकालने हैं तो हम क्या कर देंगे, Na से भाग दे देंगे, Na से डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर हमें निकालना है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, पदार्थ का द्रव्यमान निकालना है कि पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, यानी कि अगर हमने कह दिया कि अगर हमारे पास 5 ग्राम पदार्थ का द्रव्यमान है तो बताइए उसके अंदर मोल कितने हैं। तो अगर हमें पदार्थ के द्रव्यमान यानी मोल से अगर पदार्थ का द्रव्यमान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके मोलर द्रव्यमान से गुणा कर देंगे, ठीक है। मोलर मास यानी मोल को मोलर द्रव्यमान से गुणा करेंगे तो पदार्थ का द्रव्यमान निकल जाएगा। और अगर पदार्थ के द्रव्यमान से अगर मोलों की संख्या निकालनी है तो हम उसके मोलर मास यानी कि जो मोलर द्रव्यमान है उस मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे, ठीक है। ये वाली चीज याद होनी चाहिए। इसमें एक और चीज भी है, अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये तो सीधी सी बात है केवल ठोस और लिक्विड के बारे में था, लेकिन अगर गैस के बारे में कहा जाए तो 1 मोल जो होती है, 1 मोल कितनी जगह घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है। तो 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, तो ध्यान रखना 1 यानी कि गैस का अगर हमें आयतन निकालना है, गैस का आयतन
ठीक है, 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, तो हम इसको ध्यान रखना किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 22.4 लीटर से गुणा कर देते हैं, से गुणा कर देंगे। और अगर गैस का आयतन दे रखा है, उसमें पूछ लिया मोल कितने हैं, तो हम कह देंगे उसको 22.4 से भाग दे देते हैं। ये अगर हमारा कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक हमें याद हो जाती है तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% मोल वाले क्वेश्चन हैं, मोल वाले क्वेश्चंस, उनको अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं अगर हमें ये वाली चीज़ याद हो जाती है तो। ठीक है, तो इसका मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमें कैसे याद करना है। ठीक है, तो चलो इसको सोल्व भी कर लेते हैं। कि हमने कहा कि अगर यूँ पूछ लिया, क्वेश्चन अगर दे देते हैं कि 1 मोल CO2 का द्रव्यमान कितना होता है, कितना होता है। ठीक है, इसका आंसर अगर हमें पता लगाएं, इसमें ये पूछा 1 मोल और क्या पूछा, पदार्थ का द्रव्यमान कितना होता है। तो 1 मोल CO2 का द्रव्यमान कैसे होगा, तो हम पता लगाने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल में उसके मोलर द्रव्यमान से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कार्बन CO2 है, ये बनी हुई CO2, तो इसमें कार्बन का भार कितना हो जाएगा, कार्बन का भार होता है 44, यानी कि कार्बन का 12 ग्राम। ठीक है, इसका मोलर द्रव्यमान है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, O2 है तो O2 का भार कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा हो जाता है 32 ग्राम। तो यहाँ इन दोनों का मिलाएंगे, CO2 का द्रव्यमान कितना पता चलेगा, CO2 का द्रव्यमान जो हो जाएगा वो हो जाता है 44 ग्राम, यानी हम यूँ कह सकते हैं 12 + 32 यानी 44 ग्राम। ये 1 मोल का। अगर यूँ पूछ लेते कि 5 मोल का कितना होगा, 5 मोल CO2 उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो सीधी सी बात है 1 मोल का इतना होता है, तो 5 × 44 कर दो, तो 20 और 20 तो 22, 220 ग्राम, यानी 5 मोल का इतना है। ठीक है, जैसे अगर हम यूँ कहें कि हम अगर मार्केट में जाते हैं और हमें कोई कह दे कि मार्केट से जाकर 1 मोल NaCl लेके आना, या कोई टीचर्स या कोई गुरु अपने बच्चों को ये कह दे कि जो तुम्हारे घर से जाके 1 मोल NaCl लेके आओ, तो बताओ कितना लेकर आओगे, कितना लेकर आओगे। अब दिमाग पे ये क्वेश्चन उठ रहा है कि 1 मोल कितना हो रहा है, तो सर ने तो बताया 1 मोल बराबर Na के बराबर होगा, लेकिन मैं कणों की संख्या नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ पदार्थ का द्रव्यमान कितना लेकर आओगे, यानी पदार्थ कितना लेकर आओगे, पदार्थ का द्रव्यमान कितना है। तो हमें 1 मोल अगर कहा है तो उसके मोलर द्रव्यमान से गुणा कीजिए, यानी देखना 1 मोल NaCl, तो यहाँ पर Na का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, Na का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 23 ग्राम। ठीक है, और Cl का द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 35.5 ग्राम। तो NaCl का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कुल द्रव्यमान वो हमारा हो जाएगा 23 + 35.5, वो हो जाता है 58.5 ग्राम प्रति मोल। पता चल गया, प्रति मोल का मतलब 1 मोल में इतना होता है। तो सीधी सी बात है, हम घर से इतना तो लेके आ सकते हैं 58.5 ग्राम। अगर 58.5 ग्राम NaCl घर से लेके आ जाए तो हम सर को कह देंगे ये लीजिए सर, ये आपका 1 मोल हो गया, तो हम इजीली बता सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि 1 मोल मतलब उसका अगर द्रव्यमान निकालना है तो वो हमेशा उसका आणविक द्रव्यमान होगा। अब ये क्वेश्चन भी दिमाग में आ रहा होगा, सर ये कैसे याद रखे, Na का 23 होता है, Cl का 35.5, तो ये इजीली याद हो जाएगा धीरे धीरे। अभी तो हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की, अभी तो हमें केमिस्ट्री के साथ एक लंबी जर्नी तय करनी, बहुत लंबा सफर तय करना है। तो इजीली मुझे काफ़ी टाइम हो गया है इसके साथ जर्नी करते हुए, तो इसी वजह से मुझे याद है। आपको भी कुछ समय बाद ये चीज़ें याद ऑटोमेटिक हो जाएगी, इसलिए इसको टेंशन नहीं लेना, ये आराम से याद हो जाएगी। तो इन चीज़ों को, ठीक है, अब भी यूँ पूछ लिया जाता है कि जैसे अगर हमारे पास कि 4 क्वेश्चन है हमारा, 4.4 ग्राम CO2 में
कणों की संख्या कितनी होगी, कणों की संख्या कितनी होगी, तो हम सीधी सी बात है, हमें पहले तो ये पता करो कि 4.4 ग्राम CO2 यानी पदार्थ का द्रव्यमान दे रखा है, तो पदार्थ के द्रव्यमान को मोल में परिवर्तित करो और उसके बाद इसने पूछा कणों की संख्या कितनी होगी, तो उसको मोल से फिर इसमें कणों की संख्या, तो हमें पदार्थ का द्रव्यमान दे रखा है, तो अगर मोल पता करना है तो किसका भाग देंगे, मोलर द्रव्यमान का। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, पदार्थ का द्रव्यमान कितना है हमारे पास, यानी कि 4.4 ग्राम, ठीक है। इसलिए मोल कितने हो जाएंगे, मोल, तो हम कहते हैं पदार्थ का द्रव्यमान, उसके अंदर किसका भाग देना, मोलर द्रव्यमान का। पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 4.4 ग्राम, और मोल निकालने का फॉर्मूला जो मैं बता देता हूं, पदार्थ का द्रव्यमान और उसका क्या हो जाएगा, पदार्थ का अणुभार, ये हो जाता है। तो पदार्थ का द्रव्यमान ये ग्राम में निकलेगा हमेशा, अगर ग्राम दिया हो तो समझ लेना कि ये तो ग्राम कितना है 4.4 ग्राम और 44 पदार्थ का अणुभार होता है। हमने कार्बन कैसे पहले निकाला था, अभी कार्बन यानी 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 यानी 32, 32 प्लस 12 यानी कि 44, ये क्या होता है, इसका परमाणु भार होता है। तो ये यहाँ से इसको हटाया, नीचे 10, यहाँ से कटे 0.1 मोल, कितना निकल गया 0.1 मोल। तो 4.4 ग्राम CO2 कितने मोल के बराबर होता है, 1 मोल। और हमें ये तो पता है कि हम कहते हैं चूंकि 1 मोल CO2 में कणों की संख्या कितनी होती है, Na के बराबर, यानी 6.023 इंटू 10⁻23, इसलिए 0.1 मोल CO2 में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.023 इंटू 10⁻23। ये संख्या ऐसी कैसी, ये इसके जस्ट नीचे की तरफ आती है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से, ठीक है। तो 0.1 क्या हो जाएगा, माइनस कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻22 ग्राम, कितनी होती है, इतने, सॉरी ग्राम नहीं आएगा, सिर्फ इतने कण, ये कण हुए, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कण, इतने सारे जो कण हैं वो कितने अंदर होंगे, 4.4 ग्राम CO2 के अंदर, 4.4 ग्राम CO2 में कणों की संख्या इतनी होगी। तो हमें ध्यान रखना पहले मोल निकालने पड़ेंगे, जहां कहीं पर भी डाउट आ रहा है, जहां कहीं न्यूमेरिकल में अगर फंस रहे हो तो पहले मोल निकाल लो, तो वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि उसमें कण की संख्या कितनी है, वो हम वहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ पहुँच सकते हैं, ये सारी जगह अपने आप। ये वाली ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बहुत सारे न्यूमेरिकल से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर भी डिस्कस करेंगे कि कितना अमाउंट हो रहा है, कितना क्या है, और भी सारे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो इसको याद रखना। ओके, थैंक यू।